मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, जियोग्राफी में जो हमारा एक शानदार सेशन चल रहा है उसका यह अगली कड़ी। और आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है दोस्तों, अभी तक नो डाउट्स हम लोगों ने सौर मंडल से संबंधित बातें किया, फिर उसके बाद पृथ्वी की अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाओं पर बात किया। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बात करेंगे। यह अपने आप में बहुत ही शानदार पार्ट्स है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का क्या होगा दोस्तों, निर्धारण होगा। बहुत सारी चीज़ों का क्या होगा, निर्धारण होगा। तो इस तरह आप एक एक करके ही समस्त बातों को ध्यान में रख लें और यहाँ से हर एक पार्ट्स पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, जिस तरह मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, मनुष्य के अंदर कौन कौन से अंदर पार्ट्स कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे अर्थात गति करते हैं, कैसे संचलन करते हैं, कैसे भोजन पचता है, ठीक है ना दोस्तों, पता लगाना बहुत मुश्किल होता है एक सामान्य मनुष्य को। उसी तरह पृथ्वी के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स है, जी हाँ दोस्तों, क्या है इसका कारण, जो पृथ्वी के अंदर के पार्ट्स का अध्ययन करने का किस तरह मिली समस्त जानकारियाँ। तो दोस्तों, अगर कहा जाए तो हमारे वैज्ञानिक आज भी इसका जो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को लेकर के अभी तक नहीं बता पाया है। अनुमान से ताप के आधार पर, दाब के आधार पर, ठीक है, साथ ही साथ आपको फिर उसके बाद जो है दोस्तों आपके कई महत्वपूर्ण पार्ट्स पर चर्चा किया है। कई महत्वपूर्ण पार्ट्स पर चर्चा करने का मतलब ये है कि दोस्तों किसी ने, जी हाँ दोस्तों, आपका कहा कि ग्रहाणु का सिद्धांत दिया, किसने ज्वारीय का सिद्धांत दिया और किसी ने निहारिका का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों इन्हीं पर हमें एक एक बात करनी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बातें हमें पता चलती हैं वह हमारा, याद रखिएगा दोस्तों, जो भूकंप का उद्गार होता है पृथ्वी के अंदर से जब बाहर आता है उस आधार पर पता चलता है। और साथ ही साथ यह जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इस ज्वालामुखी के उद्गार के कारण भी क्या होता है, बातें पता चलती हैं। तो इस तरह दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट बेटा, थोड़ा आवाज़ आ रही है। तो इस तरह आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था कि कई महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती हैं, ठीक है, कई महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती हैं। तो आप सभी लोगों को समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। तो ध्यान देने वाली बातें हैं बेटा। वो थोड़ा सा हम गेट बंद करने गए थे, वो आवाज़ बहुत आ रही थी, दूसरे सर भी बाजू में पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब आपकी आवाज़ मतलब मेरी आवाज़ आपको सही सही सुनाई दे, उसमें कोई भी अर्थात बाधा ना उत्पन्न हो सके, ताकि आप सही से समझ सकें। तो हम लोग बात किस पर कर रहे थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बात कर रहे थे। किस पर बात कर रहे थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बात कर रहे थे। और हमने कहा कि अध्ययन जो पता ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हुई है वह क्या हुआ है दोस्तों, आपके ज्वालामुखी उद्गार और साथ ही साथ भूकंप की उत्पत्ति के आधार पर ही क्या है दोस्तों, बातें पता चलती हैं। तो आइए इसी पर हम लोग बातें करेंगे एक एक करके, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ पर भी बातें हैं। आइए दोस्तों, अब देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा जाए तो दोस्तों किसी वैज्ञानिक ने अगर देखा जाए दाब के आधार पर,
तो जब हम लोग पृथ्वी के, जैसे यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यह क्या है, हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अगर बाह्य सतह का दाब देखा जाए तो लगभग 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन जस हम लोग मान लीजिए केंद्र पृथ्वी का, जस पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तत्तस दाब बढ़ता जाता है, ठीक है। दाब तभी बढ़ेगा दोस्तों जब भार बढ़ेगा, ठीक है, भार बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगी तो ऊष्मा भी होगी। तो कहने का मतलब हो कि दोस्तों अंदर कहीं ना कहीं अर्थात दाब बढ़ता चला जा रहा है जस हम लोग क्या है, पृथ्वी के अंदर चलते हैं। तो कुछ लोग इस आधार पर जानकारियाँ दिए, कुछ लोग जैसे क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, तो भाई कहा कि पृथ्वी के ऊपर का जो औसतन तापमान होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तो ठीक है दोस्तों, प्रत्येक 32 मीटर पे क्या हो रहा है दोस्तों, अर्थात डिग्री का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। हर 32 मीटर पर क्या हो रहा है, प्रत्येक डिग्री का तापमान बढ़ता चला जा रहा है और केंद्र में अत्यधिक तापमान होता है। तो इस आधार पर जानकारी दी। लेकिन दोस्तों जो वैज्ञानिकों ने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी उसमें ध्यान से देखिए, टीसी चामलिंग का नाम सुने होंगे आपने, टीसी चैम्बरलिन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे दोस्तों। क्या नाम था इनका, टीसी चैम्बरलिन, नहीं लिखे क्या, अच्छा, चैम्बरलिन। यह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे और इन्होंने जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ग्रहाणु का सिद्धांत दिया। क्या दिया, ग्रहाणु का सिद्धांत दिया। और ग्रहाणु के सिद्धांत के अनुसार, ग्रहाणु का सिद्धांत दिया और ग्रहाणु के सिद्धांत के अनुसार इसको क्या बताया, ठोस बताया। क्या बताया, ठोस बताया। कौन, टीसी चैम्बरलिन ने कहा कि भाई पृथ्वी जो है यह पूरा एक ठोस अवस्था में है और अंदर भी पूरा क्या है, ठोस है। अगला दूसरे महान वैज्ञानिक हुए जेम्स जीन। जेम्स जीन ने पृथ्वी को लेकर के क्या है दोस्तों, ज्वारीय सिद्धांत दिया। ज्वारीय सिद्धांत दिया और ज्वारीय सिद्धांत आप जानते हैं जल से संबंधित है, इसलिए इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो अंदर का पार्ट है वह द्रव रूप में है। किसमें है, द्रव रूप में। फिर एक हुए लाप्लासा, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों, आपका पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, लाप्लासा जी, लाप्लासा जी। और इन्होंने निहारिका का सिद्धांत दिया। किसका, निहारिका का सिद्धांत दिया और बताया कि पृथ्वी का अंदरी वाला पार्ट गैसीय अवस्था में है। किसमें है, गैसीय अवस्था। तो ये तीन सिद्धांत हैं दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, इनको देख लीजिएगा। टीसी चैम्बरलिन ग्रहाणु का सिद्धांत देकर ठोस बताया, जेम्स जीन ने ज्वारीय सिद्धांत देकर पृथ्वी के अंदर द्रव पार्ट बताया और लाप्लासा ने निहारिका का सिद्धांत दे करके इसे गैसीय बताया। क्या पृथ्वी सच में गैसीय है, क्या पृथ्वी सच में द्रव रूप में है, क्या पृथ्वी सच में ठोस अवस्था में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन तीनों लोगों का जो सिद्धांत है, नो डाउट्स जो बातें बताई इन्होंने थोड़ा थोड़ा सब मैच करता है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। पूरी तरह से क्या है दोस्तों, सही नहीं है। तो इसलिए बात करना
उचित नहीं है। भले इन्होंने सिद्धांत दिया है, तो इसको प्लीज़ नोट करिए और आगे की बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, अभी तो बहुत कुछ बातें बताना बाकी है आपको। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, पहले तो आप ये जान लीजिए, पृथ्वी को हम कट करना चाहते हैं। जैसे यह एक हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। अब अगर पृथ्वी का हम इतना भाग निकाल लें, ठीक है, तो कहने का मतलब जो इस पार्ट में होगा उससे ये भी पार्ट में होगा। हाँ, एकदम सही बात है दोस्तों। तो ध्यान से समझने वाली बात तो है, यह है जैसे क्या है, एक प्याज है, प्याज को अगर बीच से काट दिया जाए या एक भाग निकाल लिया जाए काट करके नहीं, तो जितना पार्ट अर्थात परत अंदर सब में है, मतलब बड़े वाले भाग में, उतना आपके उस भाग में होगा, और जो होगा उसमें भी होगा। उसी तरह यह पृथ्वी भी है। तो ध्यान से देखिए, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भैया? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है भूपर पट्टी। क्या है? भूपर पट्टी है, याद रखिएगा। नंबर 2 है आपका प्रवाल, और नंबर 3 है आपका क्रोड। ये 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी भूपर पट्टी है, इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। इसको मेंटल कहते हैं और इसको कोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा। तो भूपर पट्टी, प्रवार, क्रोड, ये 3 पार्ट हैं, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इन्हीं पर हमें एक एक करके क्या करना है? चर्चा करना है हर एक पार्ट्स पर। और बहुत बड़ी बड़ी अर्थात है दोस्तों बातें की गई हैं कि भूपर पट्टी क्या होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा नहीं। फिर आपके बाद प्रवार क्या होता है, क्रोड क्या होता है, कितना है इसकी गहराई, का है तापमान, इन सारी बातों पर अभी चर्चा हो रही है। बस आप यहाँ से इतना देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम बना करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, यह है हमारी पृथ्वी। यह क्या भैया? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर ऐसे क्या है दोस्तों, यह भूपर पट्टी है, यह आपका याद रखिएगा दोस्तों प्रवार है, और ये है आपका क्रोड। ठीक है, याद रखिएगा नहीं। तो ये आपका क्या है? भूपर पट्टी है। ठीक है, इसको गोला कर दीजिए, केंद्र है। हाँ, इसको भर भी सकते हैं, आपको केंद्र है ये, याद रखिए, ये केंद्र है। तो ये है आपका भूपर पट्टी, भूपर पट्टी। ठीक है, ये है आपका प्रवार, और ये है आपका क्रोड। ठीक है, तो इस तरह भी आप देख लिए हैं। अब इसी का हम एक भाग काट रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, यह भाग जो हमने काट लिया इतना, तो ये भी भूपर पट्टी हो गया होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, वही तो है, भूपर पट्टी है। ठीक है, ये आपका प्रवार है, और ये आपका, जी हाँ दोस्तों, क्रोड है। बातें समझ में आई, काटने पर भी आ गया। तो आइए इसी को हम लोग बाहर बना करके दिखाते हैं आपको।
ये है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, भूपर पट्टी कहलाता है। भूलना नहीं भाई, ये वाला पार्ट आपका प्रवार कहलाता है और ये वाला पार्ट आपका क्रोड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो भूपर पट्टी की गहराई की दृष्टि से देखते हैं क्या महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, गहराई की दृष्टि से, तो 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर तक, 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर तक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर तक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, ये बातें आपको जानना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमानितः इसका जो विस्तार है वह 100 किलोमीटर तक माना है। कितना? 100 किलोमीटर तक माना है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो जो हमारा भूपर पट्टी है उसका 0 से अर्थात 33 किलोमीटर तक, 33 किलोमीटर से आपका नहीं 100 किलोमीटर तक अनुमानता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने अपने बॉडी में परफ्यूम मार लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए परफ्यूम, तो कहने का मतलब कुछ देर तक तो वह परफ्यूम क्या है, बहुत तेज़ी से मतलब गमकता रहेगा, अब जिधर से निकले उधर से वह महकता जा रहा है। लेकिन फिर क्या है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। अब क्या है दोस्तों, जब आप ऐसे करके देखते हैं तो मतलब अर्थात करते हैं तो महक आती है, ऐसे नॉर्मल में नहीं आती है। तो ये तो अनुमानता होता है ना कि यार अभी भी स्मेल मतलब जो इसकी बनी हुई है वह बनी हुई है। तो उसी तरह हो गया। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, जैसे यह गांव है, कोई गांव है, इधर ये गांव पड़ोसी गांव है, ठीक है, तो इनका नाम है जैसे राम। अगर राम के, चलिए राम तो जानते हैं सब लोग, मान लीजिए किसी का नाम है, क्या है दोस्तों, मोहन है, मान लीजिए मोहन सिंह नाम है कोई, या कोई भी नाम जो भी आप रख सकते हैं रख लीजिए, मोहन सिंह है, मोहन मिश्रा है, मोहन, ठीक है, भारती हैं, कोई भी आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो मोहन सिंह हैं, अब दोस्तों इस गांव में पूछा गया तो कहीं हाँ यार उस गांव में है मोहन सिंह है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, जब इस गांव में पूछा हाँ मोहन सिंह हैं, ठीक है ना दोस्तों, उनके पास ये है वो है, ठीक है, ऐसा ऐसा है, आदमी अच्छा है। फिर इस वाले में क्या है दोस्तों, जैसे मोहन सिंह के बारे में पूछा, हाँ यार मोहन सिंह का हमने नाम सुना है, ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये भी जानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये अनुमानता हमें चल रहा है, ठीक है। इस वाले को सब पता है, पड़ोसी गांव वाले को, इसको थोड़ा कम पता है, इसको और कम पता है, और इस वाले को कह रहा है हाँ मोहन का नाम सुने लेकिन दोस्तों जानते नहीं हैं। और अगले वाले गांव में जब पूछा गया तो कहा ना हम नहीं जानते भैया। ये इसी तरह अनुमानता चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आपका क्या है, भूपर पट्टी क्या है, 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर तक पूर्णतः पाई जाती है, और फिर उसके बाद अनुमानतः 100 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, ठीक है। प्रवार का विस्तार कितना है दोस्तों, अगर सम्मुख देखा जाए पूर्णतः तो 33 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। कितना? 2900 किलोमीटर तक। और अगर इधर अनुमानता देखते हैं तो 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। फिर इसके बाद जी हाँ दोस्तों, जो विस्तार आता है वह करोड़ का आता है। किसका विस्तार आता है? करोड़ का विस्तार आता है। और इसका विस्तार जो है दोस्तों वह आपका 6371 किलोमीटर तक है। कितना? 6371 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। तो ये बहुत बड़ा विस्तार है ना, तो इसको नोट कर लीजिए और बना लीजिए, ठीक है।
बना लेंगे तो अभी आगे तो बहुत सारी बातें करना है। अभी तो धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है, अभी तो बातें करना चाहिए आपसे। चलिए आगे आइए दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। भूपर पट्टी, ठीक है, जो हमारी है, इसको दो भागों में अब हम लोग असंबद्धता के अनुसार देख रहे हैं, असंबद्धता के अनुसार, ठीक है। भूपर पट्टी को, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो भूपर पट्टी है हमारी, भूपर पट्टी को 11 किलोमीटर के आसपास दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, सोच रहे हैं थोड़ा सा हार्ड कलर लें ताकि आपको दिखे। 11 किलोमीटर के आसपास एक असंबद्धता दो भागों में बांटती है, ठीक है। 11 किलोमीटर के आसपास एक असंबद्धता भूपर पट्टी को दो भागों में बांटती है, एक ऊपरी भूपर पट्टी, एक निचली भूपर पट्टी। नोट करिए, ऊपरी भूपर पट्टी, ऊपरी भूपर पट्टी, और दूसरी है निचली भूपर पट्टी। याद रखिए, एक ऊपरी भूपर पट्टी है, दूसरा निचली भूपर पट्टी है, एक ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगला पार्ट से समझिए। जो प्रवार है इसको तीन भागों में बांटा जाता है, एक 200, एक 200 से 700, एक 700 से 2900। तो जो मेन है वह 700 के आसपास वाला ले लेते हैं, 700 से 1000 किलोमीटर के। एक असंबद्धता पाई जाती है जो इसको दो भागों में बांटती है। एक अभी बताऊंगा कौन कौन असंबद्धता है, एक ऊपरी प्रवार और एक निचली प्रवार, एक ऊपरी प्रवार और एक निचली प्रवार। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी है, एक ऊपरी क्रोड और दूसरी निचली, 5150 किलोमीटर निचली क्रोड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कितनी शानदार बातें हैं यहाँ समझने वाली। ऊपरी भूपर पट्टी, ठीक है, ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी को जो 11 किलोमीटर के पास बांटती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनराड असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। कॉनराड असंबद्धता ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा नहीं दोस्तों। चलिए, ये तो कॉनराड असंबद्धता 11 किलोमीटर वाली हो गई। लेकिन दोस्तों आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो निचली भूपर पट्टी को
ऊपरी प्रवार से अलग करती है, ये वाली इस रेखा को, इस असंबद्धता को मोहो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। मोहो असंबद्धता। क्यों मोहो असंबद्धता? क्योंकि इसकी क्योंकि इसकी खोज 1909 ईस्वी में मोहोरविक, ठीक है, मोहोरविकिक नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए इसे मोहोरविकिक के नाम पर ही मोहो असंबद्धता कहा गया, ठीक है। ये वाली असंबद्धता जो आपके ऊपरी प्रवार से निचली प्रवार को अलग करती है, याद रखिएगा दोस्तों, 700 से 1000 किलोमीटर के आसपास इसे क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। यहाँ से बहुत शानदार बातें हैं आपको। ऊपरी प्रवार से निचली प्रवार की ओर जो, अर्थात आप देख लीजिए यहाँ से, बहुत महत्वपूर्ण है। 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में वह आपकी जो कहलाती है ऊपरी प्रवार से निचली प्रवार, इसको कहा जाता है रेपीटी असंबद्धता। बहुत महत्वपूर्ण है रेपीटी असंबद्धता, ठीक है, असंबद्धता। और यही पार्ट दुर्बल मंडल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्बल मंडल। नाम नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं फिर मत कहिएगा कि दुर्बल मंडल सर बताए नहीं हमको और छोड़ करके हमको आगे चले गए, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल कहते हैं। निचली प्रवार और ऊपरी क्रोड को अलग करने वाली असंबद्धता को जो 29 किलोमीटर के आसपास करती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। ठीक है ना दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, ऊपरी क्रोड को निचली क्रोड से अलग करने वाली असंबद्धता को लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। अब ये जो असंबद्धता आपको, जी हाँ दोस्तों, कई लिख गई, आखिर क्या है ये असंबद्धता? ना आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये असंबद्धता का मतलब क्या होता है? आप इतना अच्छे से बना दीजिए, ठीक है, लेकिन हमारी समझ में ना आए तो हम क्या करेंगे इसको समझ करके? नहीं, हाँ यार ये बात भी तो सही है। दोस्तों क्या है ये असंबद्धता? वह होती है जहाँ से क्या होता है, जो घनत्व होता है ना, जी हाँ दोस्तों, ऊपर का घनत्व कम होता है, नीचे का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पर एक जो मतलब एक पतली लेयर पाई जाती है, उसी को असंबद्धता की संज्ञा दी गई है, ठीक है। क्यों? दो अलग अलग घनत्व वाली रेखाओं को जो मिलाती है, उसी को क्या कहा जाता है? असंबद्धता की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा। नहीं, बातें समझ में आई यहाँ से? तो ये भी बहुत शानदार पार्ट्स था, आप समझिए, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है, ठीक है। जो समझ गया तो समझ गया, जो नहीं समझा वह नहीं समझा। देखिए दोस्तों फिर से समझ लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, भूपर पट्टी, प्रवार और आपका क्रोड, जिसको क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जो क्रस्ट की अर्थात है विस्तार है, वो 0 किलोमीटर से 33 किलोमीटर तक पूर्णतः,
और 100 किलोमीटर तक अंशतः पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रवार का 2900 किलोमीटर मेंटल का विस्तार है और 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के तक दोस्तों आप कहानी क्या है, क्रोड है। ठीक है, अब जो ये तीन परतें हैं, क्रस्ट, प्रवार, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनको क्या किया गया है दोस्तों, कुछ असंबद्धताओं में बांट दिया गया है, मतलब भागों में बांट दिया गया है। 11 किलोमीटर के आसपास एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं, और यह किसको, भूपर पट्टी को दो भागों में बांटती है, एक ऊपरी भूपर पट्टी और दूसरी निचली भूपर पट्टी। बातें आप समझ में आई यहाँ से भी। दूसरा है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रवार को लगभग 700 किलोमीटर के आसपास जहाँ पर दुर्बल मंडल आपका स्थित है दोस्तों, वह ऊपरी प्रवार को निचली प्रवार से अलग करने वाली जो असंबद्धता है उसको रेपीटी असंबद्धता कहते हैं। लेकिन इससे पहले भी है, किसको, निचली क्रस्ट को ऊपरी प्रवार से, निचली क्रस्ट को ऊपरी प्रवार या ऊपरी मेंटल से नहीं अलग करने वाली असंबद्धता मोह असंबद्धता कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। फिर ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार को असंबद्धता जो अलग करती है उसे रेपीटी कहते हैं। फिर निचली प्रवार को ऊपरी क्रोड से जो अलग करती है उसे गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता कहते हैं, और जो ऊपरी क्रोड को निचली क्रोड से अलग करती है उसे लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। उसे किसे, लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों आपकी पूरी बातें, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से पूरा बात जितना भी इससे संबंधित थी हमने हर एक पार्ट्स पर बातें कर ली है। ठीक है, अगर आपको इतना नोट हो जाए तो फिर आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बना भी लीजिएगा, नहीं गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ घनत्व के अनुसार देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, घनत्व जस जस नीचे जाए अर्थात बढ़ता ही चला जाता है, तो उस आधार पर भी हम लोगों को देखना चाहिए ना, बिल्कुल देखना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, तो नोट कर लीजिए आप लोग, तो बताएं। चलिए, घनत्व के आधार पर, ठीक है दोस्तों। जैसे यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर सतह लगभग 2.9 आसपास क्या होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है घनत्व। ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जबकि औसतन घनत्व कितना होता है पृथ्वी के ऊपर का, मतलब सब मिलाकर के कम ज़्यादा औसतन घनत्व जो होता है, औसतन घनत्व जो है पृथ्वी का, औसतन जो घनत्व है वो 5.517, यही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना दोस्तों, ये औसतन घनत्व है। ठीक है, ये क्या है, औसतन घनत्व है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर देखिए दोस्तों, जो मोह असंबद्धता के पास, मतलब जहाँ से आपका क्रस्ट समाप्त होता है, प्रवार की शुरुआत होती है, वहाँ पर जो घनत्व होता है, यहाँ पर घनत्व मतलब 2900 किलोमीटर के 3300 किलोमीटर के आसपास जो घनत्व होता है वह 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, फिर इसके बाद 2900 से मतलब यहाँ पर 700 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर के आसपास जो मतलब घनत्व पाया जाता है वह 4.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों 2900 किलोमीटर के आसपास जो घनत्व पाया जाता है
वह 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व पाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर 2.9, यहाँ पर 2.9 इधर लिख देते हैं तो सीरियल से हो जाएगा। 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है। यहाँ पर आप कहानी लगभग 33 किलोमीटर तक 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और 700 किलोमीटर के आसपास 4.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 4.3 ग्राम प्रति, और 2900 किलोमीटर के आसपास 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये घनत्व होता है आप कहानी। अब देखिए दोस्तों, लैहमैन के पास जो घनत्व होता है वह 12.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ऊपर होता है, नीचे 13 से है। और याद रखिएगा यहाँ सबसे ज़्यादा 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इतना ज़्यादा, अर्थात आपका मतलब घनत्व जस नीचे जाता है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जस नीचे जाता है घनत्व बढ़ता चला जाता है, क्योंकि भार भी तो बढ़ रहा है। याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आप समझ रहे होंगे। आगे आइए, हमने आपको एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया था, हरित गृह प्रवाह, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे क्या है, यह पृथ्वी है। ठीक है, अब तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर, ठीक है, यह पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह का जो तापमान है वह आपको पता होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान है। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान आपके पृथ्वी का है। जबकि पृथ्वी के केंद्र में आपको पता होना चाहिए 6371 किलोमीटर के आसपास जो तापमान है वह आप जान लीजिए दोस्तों 5700। ठीक है, 5700 डिग्री सेल्सियस क्या है दोस्तों, तापमान है। कितना, 5700 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं जहाँ सूर्य के आपके बाह्य सतह का तापमान, ठीक है, सूर्य के बाह्य सतह का तापमान यहाँ का 6000 डिग्री सेल्सियस है, और आपके पृथ्वी का अंदर का तापमान 5700 डिग्री सेल्सियस है। तो आप सोचिए कि दोस्तों मामूली तापमान नहीं है ये। ठीक है, आपको सूर्य के बराबर लगभग दिख रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये बहुत बड़ा तापमान है। ठीक है, यह बहुत बड़ा तापमान है, आपको समझना चाहिए था। तो अपने आप में बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिए हैं दोस्तों। आगे चलें। अब देखिए दोस्तों, एक थे हमारे महान वैज्ञानिक स्विस, स्विस का नाम सुना है आपका, स्विस। स्विस के अनुसार, स्विस के अनुसार, स्विस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में ये भी बांटे हैं। ठीक है, स्विस ने भी, लेकिन इन्होंने, याद रखिएगा दोस्तों, भूपर पट्टी, प्रवार, मेंटल, ये सब नौटंकी इनको नहीं पता है। इनको पता है दोस्तों सियाल, सीमा, ठीक है ना दोस्तों, और आपका निफे। ये 3 पार्ट हैं। कौन कौन, याद रखिएगा दोस्तों। पहला है सियाल, दूसरा है 33 किलोमीटर 29, आपका सीमा, और तीसरा है 6371 किलोमीटर आपका निफे। ये 3 है, सियाल, सीमा, निफे, ये 3 भागों में बांटा गया है। आपको पता होना चाहिए था दोस्तों। तो याद रखने वाली बातें हैं यहाँ से।
अब देखिए दोस्तों, हम इसका पार्ट एक और बना रहे हैं। आप लोग चाहे इधर बना लीजिए, चाहे उधर, चाहे इधर ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पार्ट और बनाना चाहिए, अगले पेज में बनाएंगे, लिखना भी है दोस्तों, स्वेच्छा के अनुसार चल रहा है। हाँ, ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्या है, यह सियाल है, तो सियाल ये है, सियाल इस तरह लिखाया जाएगा। वो मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, वो बात दूसरा है। फिर दोस्तों आपका 2900, ये 3300 किलोमीटर, हमेशा ये लिखा रहना चाहिए, 3300 किलोमीटर, ये आपका 2900 किलोमीटर, ये 6300। ये सियाल है, ये है सीमा, और ये है निफे। ठीक है, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, तीसरा कैपिटल, चौथा स्मॉल, इसी तरह सब में है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सियाल का पूरा नाम क्या है। ठीक है, सिलिका, सिलिका का नाम सुने हैं दोस्तों, सिलिका बिल्कुल सुने होंगे, क्यों नहीं सुने होंगे। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, क्या है दोस्तों, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की यहाँ प्रधानता है। किसकी? एल्यूमिनियम, याद रखिए, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। दूसरा है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और तीसरा है निकेल, निकेल भी बोलते हैं इसको, निकेल प्लस फेरियम। फेरियम को याद रखना, ये आयरन का अयस्क होता है, तो ये आयरन, आयरन मतलब लोहा। ठीक है ना दोस्तों, ये जान लीजिए। तो निकेल, तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, याद रखिएगा। और तीसरा जो है वह निकेल प्लस फेरियम। ठीक है, फेरियम। तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता आपकी कहाँ है, भूपर पट्टी में है। कहाँ पर है, भूपर पट्टी में है। जबकि सिलिका प्लस मैग्नीशियम की जो प्रधानता है वह सीमा में है। ठीक है, वह किस में है, सीमा में है। और आपकी निकेल प्लस फेरियम की जो प्रधानता है वह कहाँ है दोस्तों, आपके क्रोड में है। ठीक है, तो इस तरह आप देखे होंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह एल्युमिनियम पाया जाता है। याद रखिएगा, भी पृथ्वी के भूपर पट्टी पर क्रस्ट में, ये प्रश्न आता है, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी के प्रवार में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, अर्थात मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिका एक अधातु है, यह धातु है, तो सबसे ज़्यादा धातु कौन पाई जाती है, एल्युमिनियम। यहाँ मैग्नीशियम पाई जाती है। और यहाँ पर पृथ्वी के अंदर देखिए दोस्तों, एक प्रश्न क्या हमने बताया था आपको जो पढ़ाते समय देखे होंगे, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो आपका एल्युमिनियम धातु। ठीक है, पृथ्वी में जब में लग जाए तो अंदर की बात कर रहा है, तो लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और लोहा जानते हैं, फेरियम लोग एक भारी धातु हैं, और भारी धातुएं हमेशा कहाँ पाई जाती हैं, नीचे ही पाई जाती हैं। भारी धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, हमेशा नीचे ही पाई जाती हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पृथ्वी में अर्थात अंदर लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए। ये भारी धातुएं हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए,
समझ गए होंगे, इसको अच्छे से समझ गए होंगे, क्यों नहीं समझ गए? चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसको ध्यान समझिएगा। इसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोस्फेयर कहा जाता है। इसको आप जान लीजिए, लिथोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। लिथोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। फिर आपको इसको पाइरोस्फियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइरोस्फियर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। फेयर कहा जाता है। मिश्रित मंडल कहा जाता है, इसे मिश्रित मंडल कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोस्फेयर अर्थात स्थल मंडल, स्थल मंडल। और इसको क्या कहा जाता है? तो बायरोस्फेयर कहा जाता है। ध्यान से, ये लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर और तीसरा हमारा है बैरोस्फेयर। ठीक है, बैरोस्फेयर, बैरोस्फेयर याद रखिएगा। मतलब निकिल वाला पार्ट, जो निकिल और लोहा से बना है, उसको बायरोस्फियर, सीमा को पायरोस्फियर, और ठीक है ना दोस्तों, सियाल को लिथोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोस्फेयर कहा जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो हमने यहाँ से भी बातें समझ ली है। ये प्रश्न आया हुआ है। अब प्रश्न और क्या बनता है, ध्यान से समझिए। प्रश्न और भी आपके बनते हैं। प्रश्न क्या बनता है कि सियाल किस पर तैरता है? तो सियाल आपका सीमा पर तैरता है। सियाल किस पर तैरता है? सीमा पर तैरता है। जबकि सियाल और सीमा दोनों, जबकि एक मिनट, कहने का मतलब यहाँ से क्या है दोस्तों, सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल, सीमा और निफे में क्या है? लिथोस्फेयर है, पायरोस्फेयर है और बैरोस्फेयर है। अब देखिए दोस्तों, हम प्रश्न क्या बता रहे थे आपको? जो प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस लेवल में, आईएएस लेवल में, इसी तरह के प्रश्न पूछे हैं, कई बार पूछे हैं कि दोस्तों जो आपका सियाल है वो किस पर तैरता है? सीमा पर तैरता है। और सियाल और सीमा दोनों किस पर तैरते हैं? निफे पर तैरते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार प्रश्न ये बना पीसीएस प्री में कि दोस्तों जो आपका लिथोस्फेयर है अर्थात स्थल मंडल है, वह किस पर तैरता है? ठीक है, वहाँ पर पायरोस्फियर नहीं लिखा था, याद रखिएगा दोस्तों, वहाँ लिखा था दुर्बल मंडल। ठीक है, क्या लिखा था? दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल को ही पायरोस्फेयर कहा जाता है, जो मिश्रित मंडल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दुर्बल मंडल पर तैरता है। तो ये कई महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जिनको हम लोगों ने हर एक पार्ट्स पर अच्छे से जाना। लिथोस्फेयर स्थल मंडल को कहा जाता है, आप जानते हैं। जो यहाँ पूरा पार्ट ऊपर का दिखाई दे रहा है वह स्थल मंडल है। और यह ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है। किससे? ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है। और इसके नीचे जो होता है वो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, ज्वालामुखीय पार्ट होता है। ठीक है ना। इलास्टिक एनर्जी, फिर आप जानते हैं इलास्टिक वाला पार्ट पाया जाता है, फिर प्लास्टिक वाला पार्ट पाया जाता है। ठीक है, एक प्रत्यास्थ ऊर्जा का नाम आपने सुना होगा।
तो वह पार्ट ऊपर ही है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो कहने का मतलब ये था दोस्तों, यह था हमारा आज का पूरा पार्ट्स, जिस पर हम लोगों ने किया हर एक छोटी छोटी बात। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों आप हमसे कॉल करके नहीं स्टडी 91 पर बात कर लीजिएगा, या फिर जो आपको नहीं भीम सिंह जीएस गुरु नाम की हमारी एक फेसबुक आईडी है, वहाँ पर जाकर आप मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि हर एक पार्ट्स पर हम लोग अच्छे से चर्चा कर रहे हैं एकदम बेहतरीन ढंग से। और जो आपका पूरा लेवल है यूपीएसआई का, जी हाँ यूपीएसआई, उसको हम ले कर के साथ में चल रहे हैं, ताकि आपको समस्या ना आने पाए और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। ठीक है ना दोस्तों, ये तो आप जान रहे होंगे। तो ईसाई लेवल की हर एक वैकेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और जानिए दोस्तों, और इस सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। बातें समझ में आ गई? एक बार फिर से समझ लीजिए। सियाल, सीमा और नीफे, ये स्पेस ने 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा था। सियाल का मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम होता है, सीमा का मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम होता है, और नीफे का निकेल प्लस फेरियम, जिसे आयरन या लोहा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पृथ्वी पर मतलब ऊपर पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम पाई जाती है। और दोस्तों आपका बीच में प्रवार में कौन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। और नीचे जो है पृथ्वी में सबसे ज़्यादा धातु कौन पाई जाती है, तो लोहा पाई जाती है। तो पृथ्वी में लिखा रहेगा या पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा पार्ट्स है, आप अगर इसे अच्छे से अध्ययन करते हैं तो नो डाउट आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। और आप मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न यहाँ से बनने चाहिए थे, हमने हर एक पार्ट्स को अच्छे से अध्ययन कर दिया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। दीजिए हमें आज यहीं पर इजाज़त, फिर मिलेगा कल यह आपका दोस्त एक नए आयाम के साथ। इसी तरह विथ मैपिंग समझाते हुए बेटा नोट्स बना लीजिए अगर आप हमें मानते हैं तो, और इसको बढ़िया से स्ट्रक्चर पर उतार लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।